बहुत सारे युवा जो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये खबर बड़ी ज़रूरी है कि शुभ्रा रंजन जी, जिनका नाम आप ऑलरेडी जानते होंगे, वो अब जम्मू में हैं और 2 दिन की वर्कशॉप जम्मू में कर रही हैं। एक वर्कशॉप आज थी, लेकिन कल भी एक इम्पॉर्टेंट वर्कशॉप है उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो जेकेएस मेंस एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। टिप्स जानने के लिए, ट्रिक्स जानने के लिए कि किस तरीके से सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन की जाए, कैसे एग्जाम में लिखा जाए, वो सारी बातें शुभ्रा रंजन जी खुद जम्मू आकर सभी एस्पिरेंट्स को बताने वाली हैं। इनसे बात होगी इनके जो नया सेंटर जम्मू में खुला है उसके बारे में भी, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के बारे में भी, लेकिन खास तौर पर इस वर्कशॉप के बारे में। तो शुभ्रा रंजन जी, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। थैंक यू। वर्कशॉप के बारे में जानना चाहूँगी, क्योंकि आज जो वर्कशॉप हुई, कैसा एक्सपीरियंस रहा जम्मू में आके अलग अलग लोगों से इंटरैक्ट करके, एंड कल वर्कशॉप की थोड़ी सी डिटेल्स अगर आप शेयर करें। मैं ये कहना चाहूँगी कि जम्मू आकर के बहुत अच्छा रहा, क्योंकि जब से ये कोरोना का टाइम है उसके बाद से स्टडीज़ काफ़ी डिसरप्टेड थी, इसलिए हमने अपने इंस्टीट्यूट के थ्रू एक आउटरीच प्रोग्राम स्टार्ट किया, क्योंकि अभी भी दिल्ली में बहुत अनसर्टेनिटी बनी हुई है। तो अगर बच्चे वहाँ नहीं आ पा रहे हैं तो हमें बच्चों तक जाना है, ऐसा मिशन लेकर के वी हैव स्टार्टेड दिस। एंड जो आज की वर्कशॉप थी, आई वॉज सो सरप्राइज्ड। काफ़ी नए बच्चे थे और काफ़ी लंबी वर्कशॉप थी, एंड दे वर सिटिंग listening, and I feel there is huge potential in Jammu and Kashmir, and definitely if the good teachers come from Delhi, तो डेफिनेटली जम्मू कश्मीर में भी जो सिलेक्शन वैसे भी होता रहा है, लेकिन डेफिनेटली उसका रेट बढ़ेगा। नाउ कल की जो वर्कशॉप है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स जम्मू एंड कश्मीर के हैं जो नॉर्मली सिविल सर्विसेज देते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो स्टेट सर्विसेज भी देते हैं। और जहाँ तक मुझे पता है 15 फरवरी के आसपास मेंस होने वाला है। तो पढ़ाई एक अलग चीज है, लेकिन अल्टीमेटली एग्जाम में जो परफॉर्मेंस है वो इस पर डिपेंड करती है कि आपने क्या लिखा है। तो कभी कभी ये जो लास्ट मिनट्स के टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं, अप्रोच टू आंसर राइटिंग है, शायद वो हेल्प कर सकता है। और ये एक हमारा प्रयास है कि वो केवल अभी संस्थान में जो बच्चे हैं केवल उतना तक नहीं लिमिटेड रहे, एक वाइडर जो ऑडियंस है उसे भी इसका पता चले, इसलिए एक दिन की ये कार्यशाला रखी गई है। यहाँ पर बहुत ज़रूरी है ये भी जानना कि कल जो वर्कशॉप होने वाली है, एक तो सिटी प्लाजा में होने वाली है, सभी की इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, इस वर्कशॉप में एनरोल करना पड़ेगा या केवल वो लोग जो शुभ्रा रंजन इंस्टीट्यूट जो जम्मू में भी खुला है एक सेंटर, उस सेंटर में ऑलरेडी जो एनरोल्ड हैं उन्हीं के लिए ये स्पेसिफिक वर्कशॉप है? नहीं, जैसे मैंने बताया कि ये पर्टिकुलर वर्कशॉप हम अपने बच्चों के लिए करते ही हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे उस चीज़ से अनजान रहते हैं। तो एक टीचर के नाते हमारा एक वाइडर सोसाइटी के प्रति भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये आप सभी के लिए है जो भी मेंस दे रहे हैं, यू ऑल आर वेलकम। बट यस, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर ही हम इसको कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली स्पेस लिमिटेशंस होती हैं। इसलिए जो मेरा क्लास स्टार्ट होगा वो 12 बजे होगा, लेकिन आप लोग 11:30 तक वहां पर पहुंच जाएं। शुभ्रा जी, बहुत सारे एस्पिरेंट्स को आपने कोचिंग दी है, बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो हैं वो क्वालिफाई भी किए हैं बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ हेल्प दैट यू हैव गिवन। आपसे जानना चाहूँगी कि किस तरीके का एक्सपीरियंस रहता है? क्या वही एक माइंड में जो विक्ट्री जैसी फीलिंग आती है जब कोई क्वालिफाई करता है, उसी के लिए यू चोज टू कम इन दिस फील्ड? हाँ, कह सकते हैं कि इस फील्ड में आने के लिए कई रीजंस है, बट यस, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट है जो बच्चे जब ये सक्सेस होते हैं, क्योंकि एक टीचर्स के लिए ये वाला जो एक क्षेत्र है इसमें व्हेन यू वर्क एंड यू गेट द रिजल्ट्स, तो ये एक बहुत अच्छी फीलिंग होती है। और इसमें हमको एक एज अ टीचर बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, क्योंकि बहुत डायनेमिक है ये पूरा पर्टिकुलर एग्जाम। सो एज अ टीचर एक करियर के फॉर्म में हाउ टू ग्रो, क्योंकि बच्चों के साथ साथ पढ़ाते पढ़ाते मुझे लगता है कि मैंने भी इस सब्जेक्ट को लेकर के, इस पूरे एग्जाम को लेकर के काफ़ी कुछ सीखा है, क्योंकि मेरा अपना जो प्रोफेशन है वो टीचिंग है। तो उसमें ये सारे एक्सपीरियंसेस बहुत मैटर करते हैं। मुझे तो पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है, और जो बच्चे हैं व्हेन दे आर सक्सेसफुल, तो ये
बहुत मतलब अगर मैंने कुछ किया और इस तरीके से हजारों बच्चे सक्सेसफुल हो रहे हैं, दे आर ऑल पार्ट ऑफ माय सक्सेस एंड एवोल्यूशन, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत पर्सनल लेवल पर उन जा करके ये खुशी महसूस होती है। लेकिन इतने सारे एस्पिरेंट्स को आपने कोच किया है, उन्हें ट्रेन किया है, आपका कभी मन नहीं किया खुद सिविल सर्विसेज करने का? देखिए, मैंने सिविल सर्विसेज परीक्षा दी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2 कारण थे। उतना उस समय उस तरीके का मार्गदर्शन नहीं था, तो मुझे लगता है अगर मुझे भी सही मार्गदर्शन मिला होता तो मैंने सिविल सर्विसेज किया रहता। पर ओरिजिनली स्पीकिंग आई एम टीचर बाई नॉट जस्ट बाई प्रोफेशन बट पैशन ऑल्सो, और मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा जो एक सेटिस्फाइंग वर्क मेरे लिए, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चॉइसेस हो सकती हैं, बट आई थिंक कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, एंड द टाइप ऑफ सेटिस्फैक्शन विच आई एम गेटिंग इन दिस माई जॉब, सो आई डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स। एंड yes, I was in a state, I was selected in the state services, but then for different reasons I have chosen this particular career. जम्मू में जब आपने सेंटर खोला, क्या ख्याल था, क्या माइंड में था? क्योंकि अलग अलग जगह तो ऑलरेडी जो है सेंटर्स चल रहे हैं, तो एक तो कब खोला सेंटर और उसके बाद से किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा है? पहली बात ये थी कि जैसे लोग दिल्ली आते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन जितना इन्वेस्टमेंट वो क्लासेस में नहीं करते, उससे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रहने में, लॉजिस्टिक्स में होता है, उसके बाद भी वो क्वालिटी नहीं मिलती। खासकर जम्मू और कश्मीर के बच्चों को थोड़ा सा क्लाइमेटिक चेंजेस भी होते हैं, अफोर्डेबिलिटी एक इशू होता है। तो आज जब ये टेक्नोलॉजी है, तो इसलिए हमारा ये एक संस्थान से यही एक प्रयास रहता है कि जितना ज़्यादा हो सके हम बच्चों तक पहुंच सकें, और सिर्फ इसलिए किसी का सपना ना रह जाए कि वो दिल्ली आकर के रहना अफोर्ड नहीं कर पाया। और एज अ पर्सन मुझे नए नए चैलेंजेस लेना और उन चैलेंजेस को पूरा करना शायद मेरी हॉबी ही बन गई, तो मुझे अच्छा लगता है। नेक्स्ट है, कोरोना के कारण भी हमने डिजिटल एक्सपेंशन काफ़ी किया। पहले जैसे ही कोरोना स्टार्ट हुआ उसी के टाइम से हम लोगों ने ये सारा डिजिटल एक्सपेंशन कर दिया था, एंड नाउ व्हेन डिजिटल एक्सपेंशन हो गया है और चीज़ें थोड़ी थोड़ी सामान्य हो रही हैं, तो हमको लगा कि एक जो ह्यूमन फील इफेक्ट है वो भी होना चाहिए, इसलिए जो ऑफलाइन है वो भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए यहाँ पर हम अब दोनों तरीके से स्टूडेंट्स को एक क्वालिटी सर्विसेज आपको प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर आए हैं, और होपफुली मुझे इस तरीके का क्राउड आज लगा, तो आई फील इस शहर में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, एंड डेफिनेटली हम लोग मिल करके एज अ टीम बहुत कुछ कर सकते हैं। डिजिटली पढ़ाना क्या चैलेंजिंग लगा? क्योंकि एक टीचिंग का बहुत इम्पोर्टेंट जो एक एस्पेक्ट होता है वो होता है फीडबैक, एंड ऑनलाइन वो फीडबैक अगर एकदम से हर एक की तरफ से मिलना शुरू हो जाए तो पढ़ाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो डू यू थिंक कि ऑनलाइन में अभी भी बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से इन पर्सन टीचिंग को रिप्लेस नहीं किया जा सकता? हाँ, मैं मानती हूँ इन पर्सन टीचिंग को रिप्लेस नहीं किया जा सकता। जैसे मैंने बताया कि वो एक ह्यूमन टच बहुत इम्पॉर्टेंट है, और टीचिंग सिर्फ इम्पार्टिंग नॉलेज नहीं है। टीचिंग मतलब इट्स मोर लाइक अ मेंटोरशिप इस लेवल के ऊपर। तो एक टीचर एक मेंटोर भी होता है, बच्चों को कभी कभी साइकोलॉजिकल, इमोशनल बहुत तरीके के सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो हम ह्यूमन टच को ऑब्वियसली निगेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली हर चीज़ हमारे जैसा हम सोचते हैं वो आइडियल फॉर्म में नहीं हो सकती है। तो व्हाट इज़ बेस्ट इन अ गिवन सर्कमस्टांसेस वो हमें करना चाहिए। मान लीजिए कोरोना के कारण अगर ऑफलाइन नहीं संभव है तो ऑनलाइन, नथिंग शुड कम इन द पाथ ऑफ आवर गोल, और एग्जिस्टिंग सिचुएशंस के हिसाब से जो भी बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है उसको एक्सप्लोर करना चाहिए। बट येस, आई स्ट्रांगली बिलीव कि एक टीचर के रूप में जो एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट आता है, क्लास में भी बच्चों के साथ एक एनर्जी मिलती है, और खासकर जब आप सोशल साइंसेस सब्जेक्ट कर रहे हैं जो यूपीएससी में काफ़ी प्रोमिनेंट हैं, तो उनका जो मेथड ऑफ टीचिंग है वो बहुत डिस्कशन ओरिएंटेड होता है। तो इसलिए ऑब्वियसली हम लोग हमेशा मिस करेंगे और हमेशा चाहेंगे कि जितना ज़्यादा जल्दी ऑफलाइन चीज़ें स्टोर हो जाएं, बट ऑनलाइन का भी हमें यूज़ करना ही चाहिए और करना पड़ेगा शायद। दैट इज़ द न्यू नॉर्मल, आई बिलीव।
इस समय बहुत सारे लोग जो हैं वो कल वर्कशॉप में आना भी चाहेंगे और बहुत सारे वो भी लोग हैं जिनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि वो वर्कशॉप में आ सके। उनके लिए स्पेसिफिकली जानना चाहूँगी कि सिविल सर्विसेज की तैयारी जो बहुत सारे एस्पिरेंट्स कर रहे हैं, व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स जो उन्हें माइंड में रखनी होंगी अपनी प्रिपरेशन शुरू करने से भी पहले, और साथ ही में क्या रिकमेंड करेंगे कि क्या क्या चीज़ें मिस हो जाती हैं बहुत सारे एस्पिरेंट से, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो चाहे मेहनत भी कर रहे हों तो वो कोई फ्रूटफुल नहीं हो पाती। हाँ, ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया कि बच्चे जो भी देखिए सिविल सर्विसेज में आता है, इतना टाइम और पैसे सब चीज़ें इन्वेस्ट करता है, तो वो करियर को लेकर के सीरियस है, ये बात तो बिल्कुल क्लियर है। लेकिन समस्या ये है कि क्या हम जो कुछ कर रहे हैं, क्या हम उस चीज़ को उतना अच्छे से समझते हैं कि ये एग्ज़ाम क्या है और इसके लिए क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। नॉर्मली ऐसा मिसकंसेप्शन है कि बहुत पढ़ने से ये एग्ज़ाम होता है। मैं ये बार बार कहती हूँ, बहुत पढ़ने से एग्ज़ाम नहीं होता है, लेकिन एक स्पेशल तरीके से या एक ढंग से पढ़ने से एग्ज़ाम होता है। हमें पढ़ाई का तरीका बदलना पड़ेगा। इसके साथ साथ इस एग्ज़ाम को आप नॉलेज एग्ज़ाम ना मानिए, इसको आप एक पर्सनालिटी एग्ज़ाम मानिए। पूरा जो प्रीलिम्स है, मेंस है, इंटरव्यू है, ये सब उसी के अराउंड है। तो बहुत बिसाइड्स इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, यू ऑल्सो नीड सर्टेन स्किल्स, यू रिक्वायर सर्टेन एप्टीट्यूड इन यू, मतलब आपकी कुछ साइकोलॉजिकल, इमोशनल और ये सारी चीज़ें हैं, और ये एक दिन में नहीं बनती हैं। मैं यही कहना चाहूँगी कि आप ज़्यादा ट्रायल एंड एरर ना करें। कई लोग बहुत इमोशनली इस एग्ज़ाम को लेते हैं, तो वो सारी चीज़ें नहीं करनी है। एक तरीका है, मेरे हिसाब से जो भी प्रोफेशनल हेल्प है आप उसको करें, और 1 और 2 साल से ज़्यादा समय की कोई भी ज़रूरत नहीं है। 1 या सेकेंड अगर आपको डायरेक्शन मिल गया, यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ें हैं, लेकिन इतना ज़्यादा ज्ञान, नॉलेज, सोशल मीडिया पे इतनी चीज़ें उपलब्ध हैं जो एक बच्चा ज़रूर पजल हो सकता है। तो वो नहीं, आप बहुत क्लियर रहें, उसको समझें। और आजकल के ये जो सिचुएशन है, इसमें आई फील गाइडेंस विल प्ले अ वेरी क्रिटिकल रोल। तो आप गाइडेंस लें। ना कभी बच्चे बहुत आदर्शवादी बन जाते हैं कि हम खुद से करेंगे, कभी किसी को मॉनिटरी चीज़ें होती हैं, बट आप अपने समय की वैल्यू को समझें, आप उस गाइडेंस को फॉलो करें और एक लंबा प्रोग्राम ना बनाएं, 1 साल के अंदर इसको ख़त्म करें। टाइम मैनेजमेंट की अगर बात करूँ, क्योंकि बहुत वो बच्चे हैं जो समझते हैं कि अगर हम 24 में से 18 घंटे पढ़ रहे हैं तो यही एकमात्र तरीका है जिससे हम यूपीएससी क्रैक कर पाएंगे। आपसे जानना चाहूंगी कि टाइम मैनेजमेंट किस तरीके की होनी चाहिए। आइडियली व्हाट वुड यू सजेस्ट कि इतने घंटे भी अगर आप पढ़ रहे हो लेकिन डीप स्टडी कर रहे हो तो आपके लिए वो काफ़ी है? हाँ, देखिए, घंटे में हम आई डोंट बिलीव कि आप कितने घंटे पढ़े हैं। आपने चीज़ों को समझा है, और ऐसा भी हो सकता है कि एक पर्टिकुलर टॉपिक को समझने में आपको 3 दिन लग जाएं, दूसरे टॉपिक को आप 2 ही घंटे में समझ पाएं। तो एक तो घंटे में नहीं आप अपनी स्टडीज़, हाँ थोड़ा सा आप एक इंडिकेटिव टाइम टेबल रख सकते हैं। पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हम उस टाइम टेबल को फॉलो करें। यही फ्लेक्सिबिलिटी और ये एटीट्यूड चाहिए। आप टारगेट्स रखिए, आप वीकली टारगेट्स रखिए कि हमें इतना इतना काम ख़त्म करना है। कभी आपको कहीं जाना पड़ सकता है, तो वो प्रोसेस पे इतना ज़्यादा मत ध्यान दीजिए, आप उसके आउटकम के ऊपर। और फ्लेक्सिबल रहिए, प्रैक्टिकल रहिए। प्रैक्टिकलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब बहुत आइडियलिस्टिक होकर के इसका प्रिपरेशन नहीं किया जाता है। बहुत प्रैक्टिकल होके, बहुत व्यवहारिक ढंग से, अपनी परिस्थितियों को समझते हुए। लोग जॉब करके करते हैं, लोगों की फैमिलीज़ होती हैं, हर तरीके के लोग, जिसने भी चाहा वो कर सकता है। तो आप टारगेट्स बनाइए। आप कितने घंटे पढ़ रहे हैं वो मैटर नहीं कर रहा है, लेकिन आप किस चीज़ को कैसे पढ़ रहे हैं, आप उस चीज़ को समझ रहे हैं और उस लेवल तक पढ़ रहे हैं कि आप जो मेंस का पेपर है उसमें लिख पाएँ, आप प्रीलिम्स के जो क्वेश्चंस हैं वो कर पाएँ। एक ऐसा सोचा जाता है कि जो प्रीलिम्स है वो बड़ा फैक्चुअल है, वो भी ऐसा नहीं होता है, वो भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड है। तो अपने पढ़ने का तरीका बदलना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शुभ्रा जी, आखिर में क्या आपका अब जम्मू में होना एक रेयर अकरेंस ही होगी कि ये वर्कशॉप है तो आप 2 दिन के लिए जम्मू में हैं, या क्योंकि अब आपका सेंटर भी जम्मू में है ओकेजनली यू वुड कम हेयर, यू वुड इंटरैक्ट विद द एस्पिरेंट्स हेयर? क्या इस टाइम कुछ प्लान है या प्लान वो धीरे धीरे डेवलप होगा? नहीं, डेफिनेटली बहुत अच्छा प्लान है। और प्लान ये है कि जम्मू से जो बच्चों की जो संख्या है वो काफ़ी बढ़े।
तो हम लोग के बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट यहाँ पर विजिट्स रहेंगे और हम बहुत जल्दी ही अपना जो ऑफलाइन कोर्स है जनरल स्टडीज़ में वो स्टार्ट करेंगे। हमारे टीचर्स, हमारे मेंटर्स यहाँ पर आते रहेंगे, क्योंकि हमने अभी एक जम्मू में एक चेंज लाना है, एक बिग चेंज लाना है, ऐसा सोचा है। और हमने सोचा है तो हम ज़रूर इसको करेंगे और करके मानेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया कि जो भी बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, कल का वर्कशॉप बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप चाहते हैं तो सिटी प्लाजा में वो वर्कशॉप केएस मेंस के जितने एस्पिरेंट्स हैं वो अटेंड कर सकते हैं। लेकिन साथ ही में यही कि वो बच्चे जो दिल्ली जाकर नहीं पढ़ सकते, कि लॉजिस्टिकल सपोर्ट उतना नहीं है, और वैसे भी जम्मू से कोई बच्चा अगर उठकर दिल्ली जाता है तो वो क्या मैनेज करे, क्या केवल पढ़ाई मैनेज करे या अपना रहन सहन पूरा दिन में कैसे करना है, वो सारी चीज़ें भी मैनेज करने में कहीं ना कहीं अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है। तो इस वजह से शुभ्रा रंजन जी की कोशिश है कि जम्मू में भी वैसा ही दिल्ली जैसा माहौल क्रिएट किया जाए, जहाँ पर बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी आराम से कर सके, प्रॉपर गाइडेंस मिले और वो पढ़ाई के ऊपर फोकस कर सके।